मधु को ये महारत हासिल है कि वो बाजार में दोनों ही की तरह के मूव को बहुत आसानी से, बहुत एक्सपर्टाइज के साथ पकड़ते हैं, और साथ ही स्टॉक्स चुनने में उनकी महारत सब लोग जानते हैं। बैलेंस शीट पढ़ने में और एक्सेल शीट पर जो उनकी मास्टरी है हम सब अच्छे से जानते हैं। मेरे साथ हैं रमेश दवानी जी, जिनके परिचय की शायद किसी को ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट के तौर पर। और अब ये बज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती दिखती है वेल्थ क्रिएशन, लेकिन जो पिछले 3 दशकों से रमेश दवानी जी कर रहे हैं, जिस तरह के ज्वेल्स उन्होंने चुने हैं और अपने पोर्टफोलियो में बनाए हैं, उसका हमें पता है, और आपकी एक्सपर्टाइज उस फील्ड में ज़बरदस्त है। आपका भी स्वागत है सर CNBC आवाज़ पर। और साथ ही रिदम देसाई जी, जनरली हम जानते हैं कि बाजार को मूव करते हैं FIs, बड़े पैसे लगाते हैं, निकालते भी हैं, लेकिन इन FIs को मूव करने वाले रिदम देसाई जी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, हिंदुस्तान की एक सबसे बड़े FIs में से एक। और रिदम भी न सिर्फ हिंदुस्तान के बाज़ारों को, लेकिन पूरे ग्लोबल मार्केट्स को काफ़ी स्ट्रांगली पकड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में मूव आते हैं। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज़ पर। आज की हमारी थीम जो है, जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है हिंदुस्तान का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, और साथ ही वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर इस माहौल में किस तरह से की जा सकती है। ग्रोथ पोटेंशियल पर मधु, पहले आपसे राय ली जाए। आप मेरे ख्याल से 30 साल से ज़्यादा मार्केट में हैं, क्या आपको लगता है कि इक्विटी 22 साल एक्सपीरियंस के मामले में शायद 22 से ज़्यादा होगा लेकिन क्या आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट के लिए या हिंदुस्तान के ग्रोथ पोटेंशियल के लिहाज से, जब से आपने बाजार ज्वाइन किया, इससे बढ़िया समय नहीं देखा? ये समय तो बहुत अच्छा है, बट ये बोलना जरूर पड़ेगा कि जो लास्ट 2 साल में हो गया, काफ़ी सारा वेल्थ बहुत अबनॉर्मल तरीके से क्रिएट हुआ है। बिकॉज अपन ये एक पेसिमिज्म की साइकिल से एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म में आए हैं। तो ये निफ्टी का जो मूवमेंट है, या जो ब्रॉड इंडाइसेस का जो मूवमेंट है, एक हिसाब से मिसनॉर्मल है। बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखें अप्रिसिएशन, तो लास्ट 2-3 साल में, जो 2 साल में स्पेशली हुआ है, कहीं पे 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। सो पैसा काफ़ी बना है, अभी भी काफ़ी बनना बाकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये अभी भी हो सकता है लंबे समय के लिए, अगर आप देखो 10-15 साल की अवधि के लिए, तो अभी भी हो सकता है ये ट्रेलर हो। पर ये जो अभी जो लोग आ रहे हैं ना, उनको ये समझना है कि वी आर कमिंग इन। अभी मेरे को सब पूछते भाई वो पास्ट को जाने दे यार, अभी बता, अभी कहाँ से बताऊँ? 2 साल से टीवी जाके चिल्ला रहा हूँ, तब तो किसी को सुनना नहीं था। पर अब चाहिए कि मेरे को कोई 10 बैगर दे दो, 100 बैगर दे दो, तो अभी तो अर्जेंट तो है नहीं। तो अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बेसिकली अगर बहुत नॉर्मल वेल्थ क्रिएशन देखना है, तो आपको थोड़ी लंबी अवधि देखना है। ये थोड़े इंतजार वाले इस वर्ड पर मैं आपके पास फिर से आऊँगा, लेकिन उससे पहले रिदम, आपके पास ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को लेकर एक सवाल। क्या सबसे बेहतरीन स्वीट स्पॉट हिंदुस्तान है इस वक्त पूरे दुनिया भर के बाजारों में? हो सकता है अनिल जी, क्योंकि अगर आप देखिए तो दुनिया में 3 तरह के प्रॉब्लम हैं आज। एक तो हम देख रहे हैं कि बहुत कर्ज जमा कर लिया है, $57 ट्रिलियन का कर्ज जमा है। आप ग्लोबल GDP के मुकाबले देखेंगे तो 300% जितना कर्ज है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट लेवल पे कर्ज खड़ा है। तो कर्ज का मतलब क्या होता है कि आपने अपना फ्यूचर ऑलरेडी प्रेजेंट में समा दिया है। तो इसको लेके आगे जाके डिमांड जो दुनिया में है वो काफ़ी सॉफ्ट हो सकती है। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में, यूरोप में, जापान में, चाइना में अब लोग बूढ़े हो रहे हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डेमोग्राफिक्स, वो वर्सन हो रही है, एजिंग हो रहा है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा कि जो आज आदमी यूरोप में जो 45-50 साल का है, वो ये सोच रहा है कि 10 साल के बाद मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी, धंधा नहीं रहेगा, तो मैं खर्चा कैसे करूँगा। तो आज वो खर्चा नहीं कर रहा है। इसलिए आप देखोगे, आप बहुत सारे देशों में इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव हो रहे हैं। रियल इंटरेस्ट रेट नहीं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। मतलब आप बैंक को पैसा दो तो आपको बैंक ब्याज नहीं दे रहा है, आपको बैंक को ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक एक सेफ कीपिंग एंटिटी हो गई है। तो इसका कारण ये बनता है कि मुझे ये पैसा वापस चाहिए 10-20 साल के बाद। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, वो है डिफ्लेशन का। ये दोनों को लेके, डेट और डेमोग्राफिक को लेके डिफ्लेशन हो रहा है। तो डिफ्लेशन का भी ये नतीजा निकलता है कि लोग कंजम्पशन पोस्टपोन करते हैं, तो वापस डिमांड वीक हो जाती है। इंडिया में ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। एवरेज एज तो हमें सबको पता है कि इंडिया की सबसे लो है, अफ्रीका को छोड़ के।
ज़्यादा कर्ज हमने लिया नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है, हम कर्ज लेते नहीं हैं, और डिफ्लेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आप बाहर वाले के नज़रिए से देखिए, अगर आप गोरे के नज़र से देखिए, तो उनको इंडिया बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये जो मिक्स है वो कहीं और दिख नहीं रहा है उनको। तो आपकी जो बात थी वो बिल्कुल सही है कि दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज प्रोबेबली स्टिल द स्वीटेस्ट स्पॉट। यहाँ पर रिदम सर लगभग 500 सी हैं, सारे के सारे सी हैं। और जो दूसरी प्रॉब्लम की आपने बात की, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, वो इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट करने वाले नहीं हैं, लोन लेने और लोन दिलवाने वाले लोग ज़्यादा है। वो चाहते हैं कब हमारे यहाँ ऐसा माहौल दिखे। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं समझ पाए लोग। मैं आपको बताऊं एक बात, डेनमार्क में आज मॉर्गेज रेट नेगेटिव है। मतलब आप बैंक के पास जाइए, घर खरीदने के लिए लोन लीजिए, बैंक आपको पैसा दे रहा है लोन लेने के लिए। तो ये हाल हो गई उनकी। ये बहुत, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट सिचुएशन टू बी इन, वी शुड नॉट विश फॉर इट। सुनने में अच्छी लगती है, देखने में ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है। लेकिन धमान जी 2 साल पीछे देखें, हालांकि 20-30 साल की हिस्ट्री तो अलग ही बात कहेगी, लेकिन इमीडिएट पास्ट में अगर देखें 2 साल पीछे देखें तो ऐसा लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के कितने बेहतर मौके थे। और अगर हमने 2 साल 3 साल पहले पैसा लगाना शुरू किया होता तो आज स्टॉक्स में 5 से 10-15 गुना तक भी पाओगे। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस लेवल पर अब हम तो आज ही की बात कर सकते हैं, क्या यहाँ से भी आपको लगता है हिंदुस्तान के बाज़ारों में बड़ी वेल्थ क्रिएशन के मौके बचे हुए हैं, देर नहीं हुई है? थैंक यू अनिल जी। द वन जो उदाहरण मैं देता हूँ सबको कि द सेंसेक्स इज एट 29,000, माउंट एवरेस्ट इज एट 29,000, ओके, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स द odds are very good that we climb over the level at Mount Everest is, okay. So we've reached Olympian heights. So the question always comes back कि अपॉर्चुनिटी आज भी है क्या? ठीक है, आपने पैसा कमा लिया हर्षद मेहता में, टेक बूम में, ये जो मोदी बुल मार्केट शुरू हुआ, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट कंपेयर टू व्हाट वी फेस, आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज आर मोर। देयर आर कंपनीज दैट यू हैवंट हर्ड ऑफ 5 years back, Google, Amazon, Flipkart, all these are creating enormous amounts of wealth right now. Maybe not sustainable, but they are creating enormous amounts of wealth. As society becomes freer, more capitalistic, there are more and more opportunities. The second point, Anil ji, is that जब एक और बुल मार्केट शुरू होता है, जो उसका मीम होता है, शायद वॉर भी हो जाए ना तो वो बुल मार्केट नहीं रुक सकता है, बिकॉज द बुल मार्केट मस्ट परस्यू इट्स कोर्स। इट्स लाइक आप ऊपर से नीचे गेंद फेंकते हैं, इट विल कम डाउन, अ बुल मार्केट विल गो अप, इट विल बी स्टॉल्ड, देयर विल बी करेक्शंस, देयर विल बी पीरियड्स ऑफ डिसबिलीफ, बट इट अल्टीमेटली इज हेल्ड हायर। You go back and study the 92 bull market. 800 से 4500, 6 times you went. You study the 2003 bull market. You went from 5,000 to 20,000. This bull market started at 16 to 18,000 when 6 months before Narendra Modi became the prime minister of our country. The bull market goes a ways in time. It doesn't stop that easily. So the idea we believe that कि शेयर 3 गुना हो गया तो बहुत हो गया, 10 गुना हो गया बहुत हो गया, technology bull market with Infosys went up 500x. So there's nothing to say that the bull market is anywhere close to stop. जब bull market top हो जाएगा तो यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी आपको, पान वाला आपको रोक देगा, bad quality IPOs will be there. Here you're getting only good quality IPOs so far, and people will be talking nonsense. Nothing is present as such. There's no leverage in the system. So this is, a very nice phase in the bull market. It's not even, in my opinion, 25% of the way into this bull market. So it's a good time to go and invest. I mean, you want to find a great business, you want to find a valuation you understand, and then you want to sit tight, nothing else. यानी कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। That's Madhu ji would say that. लेकिन जैसा दमानी जी जापान में देखने को मिला था जब इनका बुल मार्केट शुरू हुआ इतने लंबे समय के लिए, और मेरे ख्याल से 40 से 45 गुना निके बढ़ गए, क्या उस सिचुएशन में आपको हिंदुस्तान के बाजार दिखे? हो सकता है. I always say this is a very good example, and I always use this example. In 1964, when the Japanese bull market started, they were the first Asian country to host the Olympics. Beaten after World War II, third world country थी, no respect for their products, no respect for the economy. Nikkei 1000 था. 25 years later, one generation later, Japan is a member of the G5. Toyota, Sony, Hitachi were worldwide global brands, and the index Nikkei stood at 40,000. It went up 40x. Plus the Japanese yen tha, that appreciated. So if you take into account the appreciation, the Nikkei went to 100,000 basically
in a period of 25 years, one generation of Japanese saw the index go from 1,000 to 100,000 if you adjust also for the currency. So it happens once in a while in the history of a country that a bull market starts that you believe could change the face of this country. I'm not going to be so brave and say this bull market will change the face of the country. I'm hopeful, but we don't know about that. But it can happen that a country can go from जो G5 country बोलते थे, from a third world country to G5 country. शायद ये इंडिया का मौका है, शायद ये चांस है कि हमारा भी मार्केट कुछ एक हर बुल मार्केट एक कहानी कहता है. 2000 bull market ने क्या कहा था लीजिए, that a big tech boom, India is going to become a technology superpower. 92 bull market said India liberalize होने वाला है. 2003 bull market talked of consumer stocks in India. All these things came to happen. We became a technology superpower. We became a liberalized country. This bull market also says that this 50 crore people are going to go into the middle class. It's a profound change, and if that happens, there is a long, long way to go, sir. डेफिनेटली. और इस मार्केट में एक इससे पहले कि मैं आपसे टाइमिंग की बात करूं, विदम एक सवाल आपसे ये लेना चाहता हूं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या लगता है आपको, एक तरफ क्रूड और दूसरे कमोडिटीज जिस तरह से वीक हुए हैं, हमारे लिए वैसे फ़ायदे की बात है, और दूसरी तरफ लोग इस बात से भी डरते हैं कि क्या फिर ग्लोबल स्लोडाउन का बड़ा खतरा है. तो ऐसी सिचुएशन में किस चीज़ पर भरोसा करना है? ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल मार्केट्स वीक होंगे, वो हमारे लिए डरने की बात है, या फिर हमारे लिए जो कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड की प्राइसेस नीचे रहने वाली है, उसे देखकर हम बाजार में पैसा लगाते हैं? ये दोनों चीज़ का महत्व है. तो पहली बात यह है कि ये कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ था चाइना की डिमांड को लेकर. ये डिमांड का खेल है, सप्लाई का नहीं है. बहुत सारे लोग सप्लाई पे फोकस करते हैं, भाव बढ़ते हैं डिमांड के कारण. तो वो मुझे लग रहा है कि अभी वो डिमांड की सिचुएशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है. तो ये आगे जाके कमोडिटी प्राइसेस और सॉफ्ट हो सकते हैं, और वो जो सेक्युलर बुल मार्केट था कमोडिटीज में वो प्रॉब्लली खत्म हो गया. तो ये वापस अभी तेजी नहीं भी आया. तो इंडिया के लिए ये अच्छा ही है. रही बात ग्लोबल डिमांड की, तो मुझे लग रहा है कि ओवर टाइम ग्लोबल डिमांड वीक ही रहेगा, इसलिए कमोडिटी प्राइसेस भी वीक रहेंगे, और उसको लेके इंडिया में आने वाले समय में करेक्शन आते रहेंगे. जैसे आप मार्च का महीना देखिए, मार्च के महीने में ग्लोबल जो ग्लोबल सिग्नल्स थे वो काफ़ी वीक थे, तो उससे लेके इंडिया पे भी असर पड़ा. वो असर होता रहेगा, अपॉर्चुनिटीज देते रहेगी आपको मार्केट, करेक्शन आते रहेंगे. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल बुल मार्केट ही इंडिया का बुल मार्केट बनाए. अगर आप इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारे ओकेजन है जहाँ पे जापान की बात हुई, तब यूएस तो बेयर मार्केट में था, तो भी जापान में बुल मार्केट आया. जब यूएस में बुल मार्केट शुरू हुआ तो जापान में बेयर मार्केट आ गया. तो ये इंडिविजुअल बुल मार्केट चलती रहती है. तो इंडिया में आई थिंक इट इज़ पॉसिबल कि बुल मार्केट रहे, ग्लोबल की डेटा को लेके करेक्शन आते रहे और कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट होते रहे. हो सकता है. जो मतलब सर, जो आप कह रहे थे कि जो लोग बाजार में आना चाहते हैं थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, ये थोड़ा इंतज़ार किस टर्म में? क्या प्राइस के टर्म में करेक्शन, या फिर टाइमिंग के टर्म में कि टाइम के हिसाब से कि लंबा समय आपको इसी रेंज में सुस्त बाजार में बिताना पड़ेगा, या फिर एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन आप देखते हैं? मैं करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं जो बोल रहा हूँ कि लोगों को देख के अगर आप अभी आ रहे हो कि राकेश झुंझुनवाला ने 100 गुना कर लिया, राधाकृष्ण जी ने 100 गुना कर लिया, रमेश जी ने 100 गुना कर लिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर एंटरिंग टुडे. एंड वहीं पे मेरा जो कॉशन है कि आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए. ये सब तेजी बराबर है, हम लोग बहुत तेजी में हैं, और 10-15 साल में जो जैसे रमेश जी ने बोला, मे बी अभी प्रोफाउंडनेस ऑफ बुल मार्केट इज नॉट देयर एनीवेयर, बट एट द सेम टाइम अपने को ये समझना है कि कितने सारे शेयर हो 50-50, 70-70, 80-80 पी मल्टीपल हो गए. यू नो, जस्ट बिकॉज किसी और ने कमा लिया और मैं रह गया, आज मैं बोलूँ मैं सब कुछ छोड़ के अब मेरे को लगा देना है पैसा क्योंकि मेरा भी वैसा हो जाएगा. दैट इज वेयर द वर्ड ऑफ कॉशन इज. नाउ आई डोंट नो कि बाजार करेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट द हॉल ऑल्सो इंक्लूडिंग मी, नाउ एवरीवन इज प्रेइंग. पहले बढ़ने के लिए प्रे कर रहे थे, अब घटने के लिए प्रे कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए, तो घर में जो पैसा रह गया है, जो फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं हो पाए, कम से कम पूरा इन्वेस्टमेंट तो हो जाए. एंड इंडिया बाय एंड लार्ज आप देखो, अभी भी इस साल इतना पैसा म्यूचुअल फंड में बोला आया, ओनली 60,000 करोड़ आए, जबकि बुल मार्केट जो है 30,000 इंडेक्स. हमने कुछ कैलकुलेशन किया है कि अगर आप सिर्फ 3% एलोकेशन करो इक्विटी में, तो जो 4 साल का, पिछले 4 साल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ इक्विटी का, जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा था,
इस साल 60,000 आया, तो अगले 3 साल में 3 लाख करोड़ रुपया सिर्फ लोकल इन्वेस्टर से आ सकता है अगर सिर्फ 3% इक्विटी में एलोकेशन होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि बाजार में लंबी अवधि की तेजी है। अगर ये करेक्शन आता है कोई भी रीजन से, इंडिया के रीजन से टाइम बस करेक्शन आता है, इस करेक्शन को आप यूटिलाइज करो और पैसे को इन्वेस्ट करो, बट यू हैव टू कीप टाइम फ्रेम इन माइंड। यू कांट से कि ये 30,000 के इंडेक्स में मैं 6 महीने के लिए आके लूट के चला जाऊंगा। तो यू हैव टू कीप टाइम फ्रेम इन माइंड। हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे टू गेट अबनॉर्मल रिटर्न। ये मधु जी का जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली मैं एक सीरीज लिखता हूँ जिसका टाइटल है बेट। तो उसका होता है इन्फॉर्मेशन। तो पहले के ज़माने में क्या इन्फॉर्मेशन वाज एवरीथिंग। आपके पास अगर खबर आ गई तो आप पैसा बना लेते थे। अब तो वो बात नहीं रही, क्योंकि खबर से पहले से इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरी बात होती थी एनालिसिस। तो हम लोग आए सब एनालिसिस करने को, तो हमारे पास एक एज था। अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि सब लोग कर लेते हैं एनालिसिस। फिर तीसरी बात हुई बिहेवियर। ये काफी तक आपकी शायद गलत में भी हो। नहीं कर लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ जिनकी एनालिसिस मेरे से काफ़ी सुपीरियर है। ओके, फिर बिहेवियर। आप कैसे बिहेव करते हो जब क्राउड बेच रहा है। 4500 के इंडेक्स में मैं और मधु साहब और मैं गए थे, 3-4 शहरों में घूम के आए थे यार, देश पर लोगों को समझाने के लिए ये समय है खरीदने का। तब किसी को नहीं, उस समय लिटरली एंकर से लड़ाई हो गई, बोले इतना तेजी में क्यों है, तो मतलब तू इतना मंदे में क्यों है। उस समय वो बिहेवियर की बात है। और चौथी बात जो है, वो जो बात मधु जी ने कही, समय। पैसा सिर्फ समय में बनता है। अगर आपको समय की सीमा हो, या फिर आपको अगर समय की उतावली हो, तो नहीं होगा पैसा। इफ यू आर इन हरी यू विल नेवर मेक। तो ये जो बात है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक बार और ऐड करता हूँ। शेयर बाजार में मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जब लोग बहुत ज्यादा बेवकूफी करने लगते हैं तो आपका बहुत पैसा बन सकता है, आपके इंटेलिजेंस से बहुत पैसा नहीं बन सकता। तो जब एक चाहे वो हर्षद मेहता का टाइम हो, चाहे वो 2008 का बुल मार्केट हो, चाहे वो 1986 का बुल मार्केट हो, जो वो कर्नाटका वेल्थ बेरिंग का भी लोगों ने बोला कि रिप्लेसमेंट वैल्यू हो जाएगी, और वो 10 साल के बाद रिप्लेसमेंट वैल्यू के हिसाब से उसका भी भाव 200 हो गया। तो मेरा एटलीस्ट ये मानना है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रहो, हो सकता है 5-10 साल में वो 5 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, 7 साल में आएगा, मुझे नहीं पता, वो बेवकूफ़ी का दौर जरूर आएगा जिसमें सब लोग फिर बोलेंगे नहीं अभी इक्विटी के अलावा और कोई चारा नहीं है और इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और उस समय फिर कोई वैल्यूएशन नहीं देखेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में आप कितनी अवधि के लिए इन्वेस्टेड हो, एंड यू हैव टू वेट। इफ यू आर लकी यू विल गेट दैट फेज अर्ली। कुछ क्वालिटी कंपनी में ऑलरेडी वो फेज हमको दिख रहा है, पर जो लोगों ने 10 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट किया ना, वो ये देख रहे हैं कि आज 100 का पी मल्टीपल होगा, और जब उन्होंने एंट्री किया तब तो उन्होंने बहुत रीजनेबली खरीदा था। बाजार को टाइमिंग करने के बजाय बाजार में टाइम दें। लेकिन आपने जो एक बात कही कि पहले लोग इस बात की प्रेयर करते थे कि बाजार ऊपर बढ़े, अब इस बात की उम्मीद करें कि एक करेक्शन होता है। मेरा ये मानना है, हाथ उठा के देखिए कितने लोग मानते हैं कि बाजार बढ़ना चाहिए। एक क्विक डिपस्टिक सर्वे करते ताकि अपने को पता चले कि ऑडियंस का बिहेवियर। आप भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। ये बताएं कि कितने लोग बाजार में करेक्शन देखना चाहते हैं इस वक्त? ओके, चलिए, वेरी नाइस। 10% करेक्शन आ जाए अगर इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी में, तो आप में से कितना लोग इक्विटी में एंटर करने